हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पिता लोचब, आपकी आज की होस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं जॉली अम्मा जोसेफ की। कौन थी जॉली? जॉली एक छोटी सी लड़की थी जो फार्मर्स की फैमिली में बड़ी हुई। जॉली ने बचपन से ही ये देखा था कि उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। जॉली खुद के लिए ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जॉली को उसके नेबरहुड में हर कोई पसंद करता था क्योंकि वो हमेशा चर्च जाती थी, वो पढ़ाई में अच्छी थी और वो हमेशा चैरिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी जो भी उसके चर्च में ऑर्गेनाइज हो रहे होते थे। जैसे जॉली की फैमिली को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, जॉली खुद वैसे मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो चाहती थी कि वो किसी ऐसे इंसान से शादी कर ले जो वेल एस्टेब्लिश्ड हो। वो अपने लिए कंफर्टेबल लाइफ चाहती थी। एंड दैट इज़ व्हेन उसकी नज़र पड़ी रॉय थॉमस पर। कौन था रॉय थॉमस? रॉय थॉमस टॉम थॉमस और अनम्मा थॉमस का बेटा था और रॉय जॉली का दूर का कज़न था। जो रॉय की फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली थी। पोनमट्टम फैमिली में एजुकेशन को एक नेसेसिटी माना जाता था। रॉय की माँ अनम्मा, जो खुद बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड औरत थी उनकी सोसाइटी में, वो एक टीचर थी जो अब रिटायर हो चुकी थी। रॉय के पापा टॉम थॉमस भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड आदमी थे अपनी सोसाइटी में और वो खुद एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। थॉमस का इन्फ्लुएंस उनकी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा था। टॉम और अनम्मा थॉमस के 3 बच्चे थे, रॉय थॉमस, रेंजी थॉमस एंड रोजो थॉमस। रॉय सबसे बड़ा भाई था, रेंजी और रोजो छोटे थे। एक दिन रोजो भागा भागा रेंजी के पास आया और उसको एक कार्ड दिखाता है। जब रेंजी ये कार्ड देखती है तो वो देखकर उसको सरप्राइज़ हो जाती है। ये कार्ड रॉय के लिए था और ये कार्ड कोई मामूली कार्ड नहीं था, ये एक लव लेटर था जो किसी जॉली नाम की लड़की ने रॉय को भेजा था। रेंजी को पहली बार जॉली उसके अंकल मंचाडल मैथ्यू की हाउस वार्मिंग पार्टी में मिली थी। रेंजी ने जॉली को तुरंत ही नोटिस कर लिया था क्योंकि जॉली ने हील्स पहनी हुई थी और वो हाइट में बहुत ज़्यादा छोटी लड़की थी। उस समय में हील्स पहनना कोई आम बात नहीं थी। रॉय वॉज हेड ओवर हील्स फॉर जॉली। Little did he know that Jolly was going to be the reason for his family's demise. Jolly के पास एक मास्टर्स डिग्री थी कॉमर्स में। अनम्मा, जो खुद एक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव और सपोर्टिव औरत थी, वो खुद एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत देती थी और वो बहुत खुश हुई थी ये जानकर कि जॉली के पास कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री है। हालांकि टॉम रॉय की इस चॉइस को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। टॉम काफ़ी टाइम तक इस शादी के लिए मना करते रहे, लेकिन रॉय को जॉली से ही शादी करनी थी, तो फाइनली उनके पेरेंट्स मान गए और 1997 में रॉय और जॉली की शादी हो गई। जब रॉय और जॉली की शादी हुई उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और टॉम जॉली को जितना हो सके उतना अवॉइड कर रहे थे। धीरे धीरे करके जॉली ने अपने परिवार में जगह बना ली थी। वो सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, बहुत ही प्यार से बात करती थी और सबको वो धीरे धीरे पसंद आने लग गई थी। रॉय काम करने चला जाता और जॉली घर पर बैठी रहती। वो घर पर बैठ के सबका ध्यान रखती, खाना बनाती और रेंजी के साथ समय समय पर शॉपिंग करने जाती। उसे ज्वेलरी का बहुत शौक था। अनम्मा ने जब देखा कि जॉली ने अभी तक खुद के लिए काम ढूंढना शुरू नहीं किया है तो अनम्मा जॉली को बोलने लग गई कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी डिग्री है, तुम जाकर कोई काम क्यों नहीं शुरू करती? घर को हम संभाल लेंगे, तुम जॉब करो, रॉय को सपोर्ट करो। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तुम दोनों अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे। अनम्मा एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और सपोर्टिव लेडी थी। उनकी इन बातों से ही ये झलकता है कि उनकी सोच कितनी नई थी। लेकिन जॉली को उनका टोकना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। अनम्मा समय समय पर ये इशू बार बार उठाती, जॉली को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। फिर खबर आई कि जॉली प्रेग्नेंट हो गई है और अनम्मा ने ये बात छोड़ दी। पर जैसे ही रेमो का जन्म हुआ और थोड़ा सा समय बीता, अनम्मा ने फिर से नौकरी करने की बात उठाई। अनम्मा ने कहा, रेमो का ध्यान हम रख लेंगे, घर का ध्यान हम रख लेंगे, तुम आराम से जॉब कर सकती हो, तुम्हारे पास इतनी अच्छी डिग्री है। पर सच तो ये था कि 12th के बाद जॉली कभी कॉलेज गई ही नहीं। जॉली के पास कोई डिग्री नहीं थी। ये सब एक झूठ था। उसके जो भी सर्टिफिकेट्स थे वो सब नकली थे। अनम्मा ने ये डिसाइड किया कि वो जॉली के पापा को घर बुलाएंगी और तब उनसे ये बात करेंगी कि जॉली जॉब करने नहीं
जा रही है। जॉली डर गई। जॉली को लगा अगर अनम्मा ने उसके पापा से बात कर तो अनम्मा को पता चल जाएगा कि उसकी सब डिग्री नकली है। ओणम का त्योहार था, जश्न का माहौल था। रॉय ने गाने बजा रखे थे। रेंजी किचन में चिकन करी बना रही थी। उसने देखा अनम्मा कुछ परेशान सी दिख रही है। जब रेंजी ने अनम्मा से जाकर पूछा तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, शायद इतने शोर से मैं अच्छा नहीं फील कर रही हूँ। अनम्मा चुपचाप अपने कमरे में चली गई, पर रेंजी को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसको लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं एक बार माँ को जाकर देख लेती हूँ, मैं एक बार अम्मा को जाकर चेक कर लेती हूँ। अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए रेंजी अनम्मा के कमरे में जाती है। जब वो देखती है कि अनम्मा का चेहरा बिल्कुल लाल था, आंखों में आंसू थे, पैर बेड पर पसार रखे थे। अम्मा बोली कि मैं मरने वाली हूँ, जल्दी सबको बुलाओ। रेंजी दौड़ी गई और उसने सबको बुलाया। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। अनम्मा को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन अनम्मा जा चुकी थी। अनम्मा की डेथ के बाद जॉली ने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनम्मा घर को संभाला करती थी। जॉली को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा इन सब सिचुएशन में अडेप्ट करने में। जॉली रेंजी को बुलाकर बोलती है कि तुम्हारी अम्मा ने डायरी में तुम्हारे लिए जो गहने और कैश छोड़ा है, तुम्हें सिर्फ उतना ही मिलेगा और प्रॉपर्टी में से तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। रेंजी ने ये बात अपने पिता को नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने पिता को कोई और परेशानी दे। जॉली का ये बर्ताव सिर्फ रेंजी की तरफ था। उसने रेंजी को कहा कि मैं अब नौकरी नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारे पिता को और इस परिवार को संभालना है। जॉली ने धीरे धीरे करके समाज में अपने लिए वो इज्जत हासिल कर ली थी जो अनम्मा के लिए थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ कमी लग रही थी, और वो कमी इसलिए थी क्योंकि अनम्मा ने जो अपनी रिस्पेक्ट कमाई थी वो एक टीचर के तौर पर कमाई थी। जॉली को लगा कि अगर मैं भी ऐसी कुछ जॉब करने लग जाऊं तो शायद मुझे भी अनम्मा जितनी ही इज्जत मिलेगी। कुछ समय बाद टॉम थॉमस रोजो को बताते हैं कि जॉली की NIT में एज अ गेस्ट लेक्चरर नौकरी लग गई है और वो बाद में परमानेंट भी हो सकती है। जब आसपास वालों ने सुना कि जॉली NIT में प्रोफेसर बन गई हैं, जॉली को एकदम से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी। जॉली अब खुश थी। इसी बीच रेंजी की शादी हो चुकी थी। वो अपने हस्बैंड के साथ कोलंबो शिफ्ट हो गई थी। 2007 और 2008 दोनों साल टॉम थॉमस ने रेंजी को विजिट किया। दोनों ही स्टेज में वो एक महीने रेंजी के पास रहे थे। जब रेंजी ने ये नोटिस किया कि टॉम बहुत ही ज़्यादा पतले और कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें किसी बात की चिंता सता रही है। टॉम थॉमस को MS मैथ्यू, जो अंकल मंचाडिल का बेटा था, उसकी विजिट्स घर पर बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। MS मैथ्यू और जॉली का बार बार मिलना टॉम थॉमस को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। जब भी टॉम थॉमस इस बारे में जॉली से बात करते तो वह कोई ना कोई एक्सक्यूजेस बना देती थी। टॉम थॉमस को जॉली का यह बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। टॉम थॉमस को एक मशरूम कैप्सूल खाने की आदत थी जो वो हर रात खाते थे। आज रात ये कैप्सूल उन्हें जॉली ने दी, और जैसे ही जॉली ने वो कैप्सूल उन्हें दी, उन्होंने खाई, टॉम एकदम से बहुत अनईजी फील करने लग गए थे और वो फ्लोर पर गिर गए। जॉली ने उनकी कोई मदद नहीं की और वो कमरे से चुपचाप बाहर चली गई और दरवाजा बंद करके नीचे गई। थोड़ी देर बाद वो अपने नेबर्स के पास गई और एक ऑटो लेकर वो हॉस्पिटल की ओर गए, लेकिन टॉम थॉमस हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर चुके थे। जब रेंजी को ये बात पता चली तो रेंजी ने पूछा, ऑटो क्यों? घर में गाड़ी थी, तुम गाड़ी लेकर क्यों नहीं गई? जिस पर जॉली ने कहा कि रेंजी, मुझे चाबी नहीं मिली। अनम्मा और टॉम थॉमस दोनों ही बड़ी उम्र के थे। दोनों की ऐसे हार्ट अटैक से डेथ पर किसी का शक नहीं गया। दोनों की डेथ में 6 साल का अंतर था। कोई क्यों ही शक करता किसी पर। टॉम थॉमस की डेथ के बाद रेंजी और रोजो दोनों ही टॉम के कमरे में बैठे थे जब जॉली और रॉय उनके पास आए और उन्हें बोला कि टॉम ने अपनी विल जॉली और रॉय के नाम कर दी है। जब वो विल की फोटोकॉपी रेंजी ने देखी तो उसने कहा कि इस पर स्टैम्प्स और विटनेस सिग्नेचर्स कहाँ हैं। ये बात सुनकर जॉली और रॉय चुपचाप उस कमरे से बाहर चले गए। तभी रेंजी ने रोजो को बोला कि इस विल को तुम संभाल कर रखो। कुछ समय बाद जॉली और रॉय को दूसरा बच्चा हुआ। फैमिली में फिर से थोड़ी बहुत खुशियां आ गई थी, पर कुछ साल बाद परिवार बिखरने लगा। रॉय का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। जॉली के पास बच्चों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था।
बच्चे अकेला फील करने लगे। एक दिन जॉली ने रोजो को फ़ोन करके कहा कि मैं सोच रही हूँ रॉय को डिवोर्स दे दूँ। रॉय परिवार का ध्यान अच्छे से नहीं रख रहा है। 30 सितंबर 2011 को जॉली ने बच्चों को जल्दी खाना खिलाकर और सुला दिया। उसके बाद जॉली किचन में गई और उसने रॉय के लिए खाना बनाया, चावल और चना। जब रॉय घर पर आया तो वो बच्चों को देखने गया। उसने देखा बच्चे सो चुके हैं। फिर वो नीचे आया और उसने खाना खाया। खाना खाते ही उसे बहुत घबराहट फील होने लग गई और वो बाथरूम की तरफ गया। वो बाथरूम में गया पर कभी बाहर नहीं आया। जॉली ने गेट खटखटाया पर रॉय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जॉली ने जल्दी से अपने नेबर्स को बुलाया, बाथरूम का गेट खुलवाया तो देखा कि बाथरूम में रॉय अनकॉन्शियस है। उनके मुंह से झाग निकल रहा है। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया गया। अंकल मंचाडिल मैथ्यू मान ही नहीं रहे थे कि ये कोई नेचुरल डेथ है। उन्होंने कहा कि रॉय का पोस्टमार्टम करवाओ। वो इस जिद पर अड़े रहे कि रॉय का पोस्टमार्टम होगा क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं है कि रॉय ऐसे मर सकता है। जॉली ने कहा कि रॉय ने सुसाइड कर ली है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स में कॉज ऑफ डेथ साइनाइड पॉइजनिंग लिखा था। जॉली ने कहा कि रॉय के ऊपर लाखों में लोन था जिसकी वजह से रॉय ने सुसाइड कर ली है। पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की और सबने इस बात पर भरोसा कर लिया कि रॉय ने सुसाइड कर ली है। अब घर में सिर्फ 3 लोग बचे थे, जॉली और जॉली के दोनों बच्चे। एमएस मैथ्यू का जॉली के घर पे आना जाना बहुत था। अंकल मंचाडिल मैथ्यू ने भी जॉली के साथ संपर्क रखा था और वो समय समय पर रेंजी से बात करते रहते थे। अंकल मंचाडिल मैथ्यू को पता चल गया था जॉली और एमएस मैथ्यू के बारे में। उन्होंने जॉली को वार्निंग दी। जॉली को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अंकल मंचाडिल मैथ्यू का शक जॉली पर बढ़ता जा रहा था। जॉली ने उनको रास्ते से हटाना चाहा और फिर खबर आती है अंकल मंचाडिल मैथ्यू भी हार्ट अटैक से मर गए हैं। जॉली को रॉय का कजिन शाजू बहुत पसंद था, लेकिन शाजू शादीशुदा था। शाजू की बीवी थी सिली और उनके 2 बच्चे थे, एल्फाइन और एबिल। एल्फाइन 2 साल की लड़की थी। जॉली अपने परिवार के साथ शाजू के घर जाती है जब उनके घर पे एक होली कम्युनियन था। सारी फैमिली खाना खा रही थी और जॉली प्यार से एल्फाइन को खाना खिला रही थी। एकदम से एल्फाइन को झटका लगता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एल्फाइन की मौत फूड चोकिंग की वजह से हो जाती है, ऐसा सबका मानना था, लेकिन किसी को ये खबर नहीं थी कि एल्फाइन एक्चुअल में साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से मरी थी। एल्फाइन की डेथ के बाद सिली एक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट में चली जाती हैं और इसका फ़ायदा उठाते हुए जॉली सिली की दोस्त बन जाती है। अब सिली जॉली को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताती है और वो उसको बताती है कि वो और शाजू एक और बच्चा चाहते हैं। उस समय जॉली बताती है कि मेरे फादर इन लॉ टॉम एक मशरूम कैप्सूल खाया करते थे जो डिप्रेशन, थकान इस सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो सिली को ये भरोसा दिला देती है कि ये कैप्सूल उसको भी फायदा करेगी। सिली ये मशरूम कैप्सूल्स खरीद लेती है। एक दिन सिली, शाजू और जॉली एक डेंटल क्लिनिक में गए थे और जब वो वेटिंग एरिया में बैठे थे, जॉली सिली को कैप्सूल देती है कि इसे खा लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। इस कैप्सूल में साइनाइड भरा था और जैसे ही सिली ये कैप्सूल खाती है उसकी बॉडी को झटके लगते हैं और वो एकदम से नीचे गिर जाती है। सिली को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये वो समय था जब पहली बार डॉक्टर्स ने कहा था कि पोस्टमार्टम करवा लेना चाहिए, पर शाजू ने पोस्टमार्टम के लिए साफ मना कर दिया। उसने कहा कि हमारे परिवार में ये सब नहीं होता। सिली की मौत के 1 साल बाद जॉली और शाजू एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। रेंजी जब ये देखती है तो उसे शक होता है कहीं जॉली ने शाजू से शादी करने के लिए सिली और एल्फाइन को अपने रास्ते से तो नहीं हटा दिया। और ये वो समय था जब रेंजी का शक बढ़ता चला गया और उसने फिर से रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली और उसने देखा कि रॉय की मौत रात के 11:30 बजे हुई थी और वो ध्यान देती है कि रॉय ने डिनर में राइस और चिकपी करी खाई थी। रॉय ने उस दिन डिनर किया था, पर रेंजी को अच्छी तरह याद था कि जब उसने अगले दिन जॉली से पूछा था कि भैया ने रात को क्या खाया था, तो जॉली ने कहा था कि उन्होंने दोपहर में
चने और चावल खाए थे। रात में उन्होंने डिनर नहीं किया। रेंजी शॉक हो जाती है। वो तुरंत पुलिस के पास जाती है, पुलिस को सब कुछ बताती है और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करती है। जॉली अपने बेटे को बोलती है कि अपनी बुआ से कहो ये केस वापस ले ले, हमारा परिवार पहले से ही बहुत परेशान है और इससे मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। जब रेमो रेंजी से ये बात करता है तो रेंजी साफ इनकार कर देती है। जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो वो सबसे पहले जॉली जहाँ काम करती थी उस जगह पर जाते हैं। जॉली NIT में काम करती थी, लेकिन यहाँ पहुंचकर एक बहुत बड़े सच का खुलासा होता है। इतने सालों से जॉली झूठ बोल रही थी। जब पुलिस वहाँ गई तो उन्हें पता चला कि NIT में जॉली नाम का कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है। इनफैक्ट आज तक किसी जॉली नाम की औरत ने NIT में काम नहीं किया था। जॉली सुबह घर से निकलती, जॉब पर जाती, लेकिन वो सिर्फ NIT के कैंपस में कैंटीन में घूम करके आ जाती थी। वो कभी कोई टीचर थी ही नहीं। जॉली ने 14 साल तक ये झूठ बोला और इसी झूठ पर वो जीती रही कि वो NIT में काम करती है। वो रोज़ घर से निकलती थी तैयार होकर NIT का आइडेंटिटी कार्ड पहनकर, सिर्फ और सिर्फ अपने झूठ को सच दिखाने के लिए। सारी कब्रें दोबारा खुदवाई जाती हैं, सारी बॉडीज को दोबारा निकाला जाता है और इन सब बॉडीज, जिनमें से कुछ 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं, उन सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जॉली डर जाती है, जॉली घबराई हुई होती है। रेमो उसे बुलाता है और उससे पूछता है कि ये किसने किया है। जॉली कहती है मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। रेमो दबाव बनाता है। रेमो बोलता है मुझे सब कुछ सच सुनना है। जॉली उसे सब सच बता देती है। रेमो नीचे जाकर अपनी बुआ को कॉल करता है और वो कहता है कि बुआ, इस औरत ने सबको मार दिया, पुलिस को बुलाओ, इस औरत ने सबको मार दिया। रेंजी सुनती है कि एकदम से दरवाजा खुला और रेमो ने बोला क्या आप हमारी बातें सुनना चाहती हो। रेंजी समझ गई कि दरवाजा जॉली ने खोला है। रेंजी ने रेमो को कहा कि जब तक उस घर में हो कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना और तुम्हें सोना नहीं है। रेंजी घबरा गई थी। दोनों बच्चे जॉली के साथ अकेले थे और उस घर में इतना साइनाइड था कि वो दोनों बच्चों को कुछ भी कर सकती थी। रेंजी घबरा गई। जैसे ही सुबह हुई उसने पुलिस को कॉल किया और वो तुरंत रेमो और उसके छोटे भाई को लेने पोनमट्टम हाउस में पहुंच गई। जॉली को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। रेंजी रेमो और उसके छोटे भाई के साथ थी। रेंजी दोनों बच्चों को अपने साथ ले गई। जॉली ने अपनी सास को मारा पावर के लिए, ससुर को प्रॉपर्टी के लिए, हस्बैंड को क्योंकि उसने सवाल खड़ा किया उसके अफेयर पर, अंकल को मारा क्योंकि उन्हें उस पर शक था और शाजू के बच्चे और उसकी पत्नी को मारा ताकि वो शाजू से शादी कर सके। जॉली ने साइनाइड के बारे में एक अखबार में पढ़ा था और उसे वहां से पता चला साइनाइड ज्वेलरी शॉप्स पर आराम से मिल जाता है, इसीलिए उसने MS मैथ्यू के साथ दोस्ती की और उसने ये कहा कि उसे किसी स्ट्रे डॉग को मारना है, इसीलिए उसे साइनाइड चाहिए। जब रेंजी ने जॉली से पूछा हाउ डू यू फील अबाउट इट, तो जॉली ने कहा बस हो गया, इट जस्ट हैपेंड। जाते जाते जॉली ने रेंजी को रोका और कहा तुम्हें पता है बाइबल में लिखा है कि तुमने कितने भी पाप किए हो गॉड तुम्हें माफ़ कर देगा, गॉड मुझे भी माफ़ कर देंगे।